बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। आज के दिन का आगाज़ खुशगवार, सुबह का आगाज़ खुशगवार ही हुआ। मौसम अच्छा क्योंकि था, शहर में अच्छी खासी बारिश हुई, जिसके बाद जी मौसम इस वक्त खुशगवार है। कल अगर पूरे दिन की तरफ देखा जाए तो हब्स रहा और मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो इसी तरह था, कभी सूरज और कभी बादल। और इस तरह के मौसम में, बरसात में आप लोगों को पता ही है कि जी बहुत ज़्यादा जो है हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। लेकिन आज बारिश के बाद कदरे मौसम बेहतर है और फिर सुबह सुबह की जो हवा ठंडी होती है वो तो वैसे ही खुशगवार एहसास दिलाती है। तो आज के शो में कुछ हम सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, आज की न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। आगाज़ कर लेते हैं पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं मौसम दिन भर कैसा रहेगा। अच्छा जी, आगाज़ तो मौसम का अच्छा हो गया, दिन का आगाज़ तो अच्छा हो गया, लेकिन आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा ये हम जान लेते हैं। कोमल ने हमें ज्वाइन किया है। कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम दिन भर कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम आज बहुत ज़्यादा खुशगवार है। अलग सुबह में ही जो है वो आसमान बादलों की लपेट में है, इसलिए मौसम में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से गर्मी का भी जोर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और हब्स की शिद्दत में भी कमी महसूस हो रही है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 84% और हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो मौसम को बहुत ज़्यादा सुहाना बना रही हैं और खूबसूरत मंजर की दिलकशी कर रही हैं। इसी तरह बात की जाए आज दिन भर के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर करने के साथ साथ दिन भर में जो है मौसम बरसात की बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। जबकि कल के हवाले से यानी कि हफ्ते के हवाले से भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मानसून का सिलसिला जो है जो ये स्पेल शुरू हुआ हुआ है वो बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार और सुहाना रहेगा। जी ठीक है जी, मौसम सुहाना रहेगा। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल से आगाह करी थी। और कोमल के पीछे जो मंजर नज़र आ रहा था वो तो ऐसे मंजर था जैसे कोमल मरी में आज खड़ी होकर बीपर दे रही हैं। खैर, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर क्या है? लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ की कमाया और कितना छुपाया, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। बारिशी पानी को महफूज बनाने के हवाले से वासा का मेगा प्लान। और बोर्ड की किताबों के अलावा इजाफी किताबें पढ़ाने की पॉलिसी राइट्स। वैसे तो माजरत के साथ सिर्फ बोर्ड की किताबें ही अच्छे तरीके से पढ़ा ले तो मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन खैर इस खबर को भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अभी हमने आज की टॉप स्टोरीज को डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज की पहली स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। लीड स्टोरी है 42 हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड की छानबीन। 5 साल में कितना कमाया, कितना छुपाया। FBR ने वैलेंशिया टाउन, अजमेर टाउन, सुईगे सोसाइटी समेत लाहौर की कई सोसाइटी से रिकॉर्ड मांग लिया है। इरफान, मकसद क्या है इस सब का? अना देखें, ये जो सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ आप लाहौर में आप देखें कि लाहौर को पहले सिर्फ 12 दरवाज़ों तक था, उसके बाद ये फैलता फैलता अब आपको ड्राइवन रोड पूरा कंप्लीट जो है वो भरा नज़र आता है सोसाइटीज़ से। मुल्तान रोड आपको कंप्लीट बड़ा नज़र आता है। फिरोजपुर रोड काने तक जो है वो काना बल्कि क्रॉस करके कसूर तक, कसूर का जो बॉर्डर है यहाँ तक हाउसिंग सोसाइटीज़ चली गई। अब जगह रहेगी आपके पास सगियाँ वाली साइड पे शेखुपुरा रोड के ऊपर, यहाँ पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बननी शुरू होगी। लाहौर की वसअत जितनी जितनी होती जा रही है उसके साथ साथ सोसाइटीज़ जो हैं वो उनकी लूटमार बढ़ती जा रही है और इसी लूटमार को चेक करने के लिए FPR की तरफ से ये अच्छा इकदाम है कि ये 42 हाउसिंग सोसाइटी जिसमें वैलेंशिया, अजमेर, सुईगा सोसाइटी समेत दीगर जो सोसाइटीज़ हैं इनसे 2016 से लेकर 2021 तक का जितना रिकॉर्ड है कि आपने कनाल का प्लॉट कितने का बेचा, कितने का ख़रीदा था, उसके ऊपर आपने एस्टिमेट क्या दिया, उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या ली, उसके ऊपर आपने सर्विसेज चार्जेस क्या लिए और टैक्स कितना जमा करवाया, ये सारी चीज़ें जो है इसको मॉनिटर करने के लिए तमाम रिकॉर्ड मांगा गया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इन सोसाइटीज़ में से कोई शाज़ो नाज़र सोसाइटीज़ ऐसी होंगी जो अपना तमाम रिकॉर्ड उनका मेंटेन होगा। बाकी आप देखें तो सोसाइटीज़ का बुरा हाल है।
सोसाइटीज़ अब लोग क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें लोगों में छोटे छोटे अपनी सेविंग करके या अपनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर सैलरीज से अपने कारोबार से पैसे निकाल के लोग प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करते हैं कि ख्वाब होता है लोगों का कि अपना घर बनाया जाए। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे ये जो मुफाद परस्त लोग हैं, वहाँ पे जो पैसे के पुजारी इनको कहा जाए तो वो गलत ना होगा, क्योंकि आप देखें कि मेजॉरिटी जो सोसाइटीज़ हैं जब ये बनाई जाती हैं तो इसमें इनके पास जगह होती है 3 से 4 हज़ार कनाल या 1000-2000 कनाल। खरीदने वालों को बड़े बड़े ख्वाब दिखा दिए जाते हैं कि हम यहाँ पे 200 फीट का रोड देंगे, हम यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी देंगे, पानी देंगे, गैस देंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाएं तो होता कुछ नहीं है। लोगों को ख्वाब दिखा के लोगों के तमाम जमा पूंजी जो कब्ज कर ली जाती है और उसके बाद उनको क्या होता है कि वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं इन सोसाइटीज़ में। अगर मैं लाहौर की एक ऐसी सोसाइटी को जानता हूँ, LDA कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि ये भी सारी FBR ने जो रिकॉर्ड मांगा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से, तो इसमें एक LDA कोऑपरेटिव सोसाइटी है मरगज़ार के बिल्कुल, एक मरगज़ार सोसाइटी है उसके बिल्कुल इलाहाक के साथ, बिल्कुल साथ उसके एक सोसाइटी का नाम है LDA कोऑपरेटिव सोसाइटी। वहाँ पे जाके अगर कभी कोऑपरेटिव का कोई डिपार्टमेंट का बंदा वहाँ पे गया हो तो मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि ये कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो सड़क है, ना वहाँ पे बिजली है, ना वहाँ पे गैस है, और हालात ये हैं कि वहाँ पे कब्जा माफिया। छानबीन का अमल इतनी देर बाद क्यों याद आता है? जब ये हाउसिंग सोसाइटियां बन रही होती हैं, फाइलें सेल कर रहे होते हैं, घर बन रहे होते हैं, तब कोई जागता क्यों नहीं है? बिल्कुल, और ये वाकई बिल्कुल बात ठीक है कि जब ये लोग लूट मार कर रहे होते हैं तब इनको जो है प्रॉपर फ्री हैंड दिया जाता है। अखबारात में, TV के ऊपर इनके कमर्शियल चल रहे होते हैं, तब इस इदारों को क्यों नज़र नहीं आता कि इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की जा रही है, इसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करें, हम इसके चेक करें कि वाकई ये लोगों से सिर्फ लूट मार कर रहे हैं कि वहाँ पे इसमें इन्होंने कोई लोगों को फैसिलिटी देने के लिए जो प्लान कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं कि नहीं। अब इन सोसाइटीज़ की अगर बात करें तो इसमें मेजॉरिटी सोसाइटीज़ ऐसी होंगी जो टैक्स नहीं पे करते होंगे। अब हुकूमत की तरफ से अब इस पर याद आया कि हम इन लोगों से पता करें कि इन सोसाइटीज़ ने टैक्स दिया है कि नहीं, तो मैं समझता हूँ चले बाद में शुरू हुआ, अच्छा हुआ, इन लोगों को भी शिकंजा डालना चाहिए, क्योंकि मुल्तान रोड के ऊपर या रायवन रोड के ऊपर कहीं हमने ऐसी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ देखी जिन लोगों ने अपनी सारी जमा पूंजी लोगों को दे दी और उसके बाद वो लोग लूट मार करके फरार हो गए। कई सोसाइटीज़ ऐसी थी जिनके केसेस अभी भी नैब में चल रहे हैं और नैब को लोग दुआएं देते थे उन केसेस के हवाले से कि उनके प्लॉट जो हैं, उनके घर जो अरसा दराज से 10-10, 15-15 साल से लटके हुए थे, वो उनको जो है वो वापस मिलना शुरू हुए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एहतसाब का अमल इन सोसाइटीज़ की तरफ भी होना चाहिए। हम एहतसाब तो बहुत नारे सुनते थे, अगर यहाँ पे हकीकी बुनियादों के ऊपर एहतसाब हो, इनका टैक्स चेक किया जाए, तो ये आपको पता चलेगा कि हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे थे। हुकूमत को यहाँ से भी पैसे जनरेट होंगे और उसके साथ साथ लोगों का भी भला होगा कि जब इन लोगों से पूछगछ होगी, इन सोसाइटी से पूछगछ की जाएगी। मुझे सिर्फ ये बता दें, अब ये पूरा एक माफिया की शक्ल बन चुका हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल। 42 हाउसिंग सोसाइटी है, कोई कम तादाद नहीं है, तो 42 हाउसिंग सोसाइटी में कितने सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें खरीद रखी होंगी, प्लॉट्स खरीद रखे होंगे। क्या ये सिर्फ निशानदही करने के बाद रिकॉर्ड की छान, ये बहुत छोटा अमल है, इसमें साल हर साल लग जाएंगे, तो उन लोगों का बेचारों का क्या कसूर है? ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। वो तो डेफिनेटली टाइम लेगा, लेकिन देखें FBR ने सिर्फ जो है उन चीज़ों को जो है वो नहीं देखना कि लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है या नहीं। FBR ने ये देखना है कि इन लोगों ने जो प्रॉपर्टीज सेल की उसमें इनको टैक्स कितना दिया, इसकी छानबीन होगी। मैं बात ये कर रहा था कि अगर इन सोसाइटीज़ के ऊपर इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जो कि रखने का SOPs तो मौजूद हैं लेकिन रखा नहीं जाता। कई मिसालें मैंने आपको दी कि ऐसी LDA कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, कब्जा माफिया वहाँ पे इस कदर जो है सरगर्म है कि ना पूछें उसको। जो हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से दावे कि कब्जा माफिया जो है उनको हम बागुजार करा रहे हैं, LDA कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी पड़ी है। इसी तरह मुल्तान रोड के ऊपर या रायवन रोड के ऊपर सोसाइटीज़ जिन लोगों ने नैब में जाके अपने पैसे रिकवर किए, नैब में उन्होंने केसेस किए, तो 10-10, 15-15 साल से उनके जो पैसे डूबे
हुए थे, उनके प्लॉट डूबे हुए थे, वो मिलना शुरू चलिए जी, हुए। होप तो यहाँ पे भी अब देखें जी, छानबीन तो शुरू कर दी गई है, तो इंसाफ किस तरह से मिलेगा, किस तरह से इस छानबीन के अमल को आगे लेके जाया जाएगा। हम वाइंड अप करते हैं। अपडेट अभी एक आई है जी, आप तक पहुंचा देते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है, आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं जी। इजलास में हुकूमत के सिर्फ 6 अराकीन जो हैं वो मौजूद हैं, ऑपोजिशन का एक भी रुकन ईवान में मौजूद नहीं है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजूदा कोविड की सूरत हाल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले जाहिद साहब ने अपडेट्स हम तक पहुंचाई। 8 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और कल 5 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार के केसेस में इजाफा हो रहा है। इरफान, मुझे एक कमेंट चाहिए, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। अना, इसमें देखें, इसका हिफाजती इकदाम जब तक हम नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो ये हालात बुरे होते जाएंगे। और खुदारा इससे बचने के लिए हिफाजती इकदाम करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और भीड़ में ना जाएं। जो चीज़ें जो हैं वो हुकूमत ने इस पर इकदाम कर रही है, मना कर रही है, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, तो फिर ही हम बच सकेंगे। अच्छा जी, पार्क्स वगैरह पे पाबंदी लगाई गई है, ये भी इकदाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने संडे को अगर विज़िट किया होगा, मेरा जेल रूट से गुजरना हुआ और आप यकीन माने कि जिलानी पार्क के बाहर इस तरह से रश था शाम के टाइम। तो ये इकदाम भी इरफान उठाने साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जहाँ पर आप दीगर SOPs को फॉलो करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आप रेस्टोरेंट्स में या बाज़ारों की टाइमिंग महदूद कर रहे हैं और रेस्टोरेंट्स में सिटिंग पर पाबंदी लगा रहे हैं, वहाँ पर ये इकदाम भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल ना, जैसे हालात देखें, अभी जाहिद साहब ने यही बताया कि रोज़ बरोज़ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कल आप देखें 5 हलाकतें थी, 500 से ज़ायद जो आपके पास मरीज़ थे, 537 केसेस रिपोर्ट हुए थे। आज 8 हलाकतें हैं और 400 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हैं। यानी कि हलाकतों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, केसों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमें सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में जो चौथी लहर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडियन वेरिएंट डेल्टा है, तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है बाकी 3 की निस्बत। तो हमें इस पे ज़्यादा से ज़्यादा इकदाम करने चाहिए। हमें इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम SOPs का भी ख्याल ना करें, हम मास्क का भी ना इस्तेमाल करें और हम कहें कि इससे महफूज रह सकते हैं। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, वैक्सीनेशन की ऑप्शन जी हमारे पास मौजूद है, ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं। कल हमने पूरा शो इस पर किया और हमारे साथ डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम मौजूद थे, जिन्होंने कहा जी आपके पास वैक्सीनेशन जो भी मौजूद है उससे फ़ायदा उठाएँ और फौरी तौर पर अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं जी, बहुत बड़ा इशू, और हमने देखा कि पिछले 3-4 रोज़ जो है पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इसी खबर को लोग डिस्कस भी कर रहे थे जी। हंजरवाल से 4 लड़कियों का अगवा, मुल्जिमान के सनसनीखेज इंकशाफात। क्या इंकशाफात हुए हैं इरफान, मामला असल में क्या है? अना, देखिए, कुछ दिन पहले 4 लड़कियां जो मुख्तलिफ फैमिली से बिलोंग करती थी, एक फैमिली से, 2 एक फैमिली से। इन दोनों के अगर घर के हालात देखें तो इनके सर्कमस्टांसिस बड़े ना क्रूशल थे। एक का फैमिली की डाइवोर्स हो चुकी है, दूसरे के हालात तो बहुत जो हैं वो तंग दस्त हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत पसमानदगी हो, वहाँ से ये लड़कियाँ अपने घर से बाहर निकली घर के हालात की वजह से, और उसके बाद रात के 11 बजे इन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर सफ़र किया। वहाँ से निकलकर उन्होंने अपने एक नेबर को फ़ोन किया, जिसने कहा कि आप गुलशन रावी उतर जाएं। जब वो गुलशन रावी उतरी तो उसने उन लड़कियों को समझाया कि आप लोग वापस अपने घर पे जाएं, और उसके लिए उसने उनके पेरेंट्स को कॉल भी की। अनफॉर्चुनेटली उनके साथ रब्ता ना हो सका, कॉल अटेंड ना की गई उसके पेरेंट्स की तरफ से। तो ये लड़कियों को वापस उनके घर छोड़ने जा रहा था कि रास्ते में लड़कियों ने शोर मचा दिया कि हम यहाँ पर नहीं अपने घर वापस जाना चाहती। तो वो लड़का इनको वहाँ पे छोड़कर वापस चला गया। उसके बाद एक और रिक्शा ड्राइवर, जो चिंची रिक्शा ड्राइवर था, उसमें ये 4 लड़कियाँ बैठी। उसने जब इन लड़कियों की बातें सुनी, और उसने इन लड़कियों ने रात 11 बजे के करीब, 11-12 बजे का टाइम हो चुका था, उस वक्त इसने उस रिक्शा ड्राइवर से कहा कि हमें जौहर टाउन में, जहाँ पे हम पहले काम करती थी, उनके घर हमें छोड़ के आया जाए। तो उस शख्स ने भांप लिया कि ये बेसहारा लड़कियां हैं, घर में नहीं जाना चाहती, इनको घर का एड्रेस भी ठीक तरह से नहीं पता, अंडर एज हैं सारी। तो उसके दिमाग का जो था वो शैतान उसका बाहर आया, और उसने सोचा कि इन लड़कियों को मैं क्यों ना फ़रोख्त कर दूं। उसके लिए उसने अपने एक दोस्त से रब्ता किया, जो एक बेसिकली पिम्प था, शहजाद उसका नाम था। उसको उसने रब्ता किया। 4 लड़कियों को जौहर टाउन छोड़ने की बजाय उसने नशावर चीज़ पिलाकर अपने घर ले गया। घर जाकर उसने रात सारी अपने घर में रखी लड़कियां। अगले रोज़ शहजाद
कासिम और शहजाद की जो अहलिया थी, ये तीनों लोग इन चारों बच्चियों को लेकर साहिवाल चले जाते हैं, जहाँ पे एक ब्रोथल हाउस में 3 लड़कियों को बेच दिया जाता है, शहजाद बेच देता है और एक लड़की को अपने घर ले जाता है। और रिपोर्टेडली अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये इंटेरोगेशन हुई, जो इब्तदाई इनिशियल इंटेरोगेशन थी, इसके अंदर ये चीज़ सामने आई कि शहजाद ने जिस लड़की को घर लेके गया उसके साथ रेप अटैम्प्ट भी उसने की। 3 लड़कियां जो ब्रोथल हाउस में से बरामद हुई, उन लड़कियां के बारे में अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी है जिसके अंदर ये चीज़ें साबित होंगी कि आया उनके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। लेकिन उसमें ये हुआ कि साहिवाल पुलिस ने एक मामूल के मुताबिक एक कौबाखाने के ऊपर जब छापा मारा, ब्रोथल हाउस पे छापा मारा, तो वहाँ से शहजाद पकड़ा गया। अब वो 3 लड़कियां वहाँ से अभी बरामद नहीं हुई, शहजाद पकड़ा गया। शहजाद ने अगले रोज़ अपनी बेल करवाई, तो उसने डर के मारे कि मैं क्योंकि इस केस की काफ़ी हाइप क्रिएट हो गई थी और इसी वजह से वज़ीर आला पंजाब ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया और हुकाम की जानिब से भी इसके ऊपर नोटिस लिया गया था। तो काफ़ी हाइप जब क्रिएट हुई तो उसने भी टीवी देखा होगा, सोशल मीडिया देखा होगा कि ये लड़कियों की काफ़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है, मैं मज़ीद फंस सकता हूँ। तो उसने इन्हीं लड़कियों में से एक लड़की जो उसके घर पे थी, उसके मोबाइल नंबर से रब्ता 15 के ऊपर किया और बताया कि 3 लड़कियाँ जो लाहौर से निकली थी, 4 लड़कियाँ वो यहाँ से हमें मिली हैं। पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है, उन लड़कियों को बाजियाब वहाँ से कराती है। शहजाद क्योंकि ख़ुद पकड़ा जाता था वहाँ से एक रोज़ पहले, शहजाद को पकड़ते हैं, इंटेरोगेशन होती है, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। खौफनाक इंकशाफ होते हैं कि शहजाद ने और कासिम ने ये लड़कियां शहजाद को 1-1 लाख रुपए में बेची। अच्छा। उसके बाद शहजाद ने ये लड़कियां 1.5 लाख रुपए में ब्रोथल हाउस में बेचनी थी और ये चीज़ें टाई अप हो चुकी थी। और शहजाद जिस घर में वो लड़कियों को लेके गया, एक अपने घर में साहिवाल में जो लड़की को लेके गया था, वहाँ पे गुड़िया नाम की लड़की थी जो ऑलरेडी इस जिस्म फरोशी के धंधे में उसने लगा रखी थी। और उसी लड़की ने भी बताया कि ये लड़कियाँ दुबई भी लेके जाते हैं। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी एक केस था। पुलिस ने इसके ऊपर 6 से 7 मुलज़िम गिरफ्तार किए, लड़कियों को यहाँ पे लाया गया। यहाँ से आप देखें कि माशरे का जो डार्क पहलू है वो नज़र आता है कि जी लावारिस लड़कियाँ, एक कमज़ोर लड़कियां जब घर से बाहर निकल आती हैं या बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो किस तरह के वहशी दरिंदे उनके ऊपर जो है वो हमला करते हैं, उनको बेचने की प्लान करते हैं। जो बच्चों के साथ हमें आए रोज़ दाता साहब का इलाका, लारी अड्डे का इलाका, यहाँ पे ऐसे बच्चे हमें नज़र आते हैं जो घरों से भाग के आए होते हैं। वो बच्चों के साथ भी जिनसी टॉर्चर जो है वो हुआ होता है। तो उसकी वजह यही है कि इस तरह के जो जिनसी भेड़िए हैं वो शहर में फिर रहे हैं, उनके पास उनको गिरफ्त में रखने के लिए पुलिस के पास कोई कानून साजी नहीं है। मामूली सा केस बनता है, उसके बाद क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होती, उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें लड़कियाँ जब रिकवर कर ली गई, उसके बाद ये लड़कियों को रिकवर करके पुलिस ने इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले करना था और उसके लिए उन्होंने चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ रब्ता भी किया और बताया कि हम उनको आपके पास छोड़ रहे हैं। उन्होंने भी मीडिया पर बयान दे दिया कि वो लड़कियाँ हमारे पास आ रही हैं, लेकिन हुआ क्या कि लड़कियाँ पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखी। इरफान, एक क्वेश्चन है, इस तमाम मामले में जो इंकशाफात हुए, जो हमें एक मुआशरती बेराहरवी का पहलू नज़र आया, कहीं ना कहीं इन लड़कियों के बच्चियों के घर में कुछ इस तरह के मसाइल तो चल ही रहे थे कि ये लड़कियां अपने घर से निकली। इनके माँ बाप का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है, कोई असल वजह इन लड़कियों ने बताई है कि आखिर ये क्यों इस टाइम घर से निकली, क्या वजूहात बनी। हमने कल ये भी देखा अपने घर जाने को भी ये तैयार नहीं है। क्यों इतनी बदजन हैं ये लड़कियाँ? अना देखें, इसमें मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो बहस करने के काबिल हैं कि ये लड़कियां आप देखें कि उन्होंने रिक्शा ड्राइवर को कहा कि वो जौहर टाउन में उस घर में जाना चाहती हैं जहाँ पे वो पहले मुलाजमा थीं। ये लड़कियां घर के अंदर मुख्तलिफ घरों में काम करती थी। वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का उन लोगों का उठना बैठना, सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स जो है वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, वो सोशल मीडिया पे देखता है, टिकटॉक स्टार्स को देखता है कि वो कितने जल्दी जो है वो उन्होंने अपना सफ़र जो था पॉपुलैरिटी का वो तय किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें दिमाग में पैदा कर देती हैं, क्योंकि इनकी एज देखें ना, एक ये 8 से लेकर 14 साल तक उम्र हैं। ये कच्ची उम्रें जिसको कहा जाता है कि ये बच्चे अभी इनके ज़हन इतने पुख्ता नहीं होते, किसी भी अच्छे बुरे की इनको डिफरेंस की तमीज़ नहीं होती। तो इसमें ये जो एक लाइमलाइट इनको नज़र आता है, इनको जो
रोशनियां नज़र आती हैं कि अपने घर में शायद वो माहौल ना मिल रहा हो, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये बच्चियां बाहर निकली। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसको अपने पास रखेगी, वहाँ पे साइकेट्रिस्ट जो है वो इनसे जो सेशन रखेंगे, इनकी काउंसलिंग की जाएगी, उसमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी क्लियर होंगी। लेकिन अभी तक जो सर्कमस्टांसिस नज़र आ रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि शायद लड़कियाँ क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करती थी, उनकी जब तस्वीरें आई तो उसमें भी ये लग रहा था कि शायद ये अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी इनको अपलोड करती होंगी। तो इसमें बाहर की दुनिया और अपनी जो रियल लाइफ थी उसमें काफ़ी डिफरेंस था। तो शायद उसी वजह से ये लड़कियों ने फैसला किया कि वो अपने घर में नहीं रहना चाहती और वहाँ से निकलें। क्योंकि मैंने बताया कि आपको एक फैमिली का डाइवोर्स हो चुका है, एक अपने हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, उनकी तंगदस्ती जो है वो सामने है, यानी बैकग्राउंड पे पूरा एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ, ऐसी मुश्किलात थी, घर में परेशानियां थी या जो भी हालात है जिसकी वजह से ये इंतहाई इकदाम इन बच्चियों की जानिब से भी उठाया गया। तो इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स से जो है जी गुजारिश यही है कि घरों के माहौल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जिम्मेदारी। अंडर एज बच्चे जो हैं इनका तो खास ख्याल रखें। इसी खबर की एक अपडेट है, आप तक पहुंचाते हैं। हंजरवाल से अगवा होने वाली 4 ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबर ये है जी, फिरोजपुर रोड पर नया ट्रंक सेवर बनाया जाएगा। वासा ने मेगा प्लान के लिए हुकूमत से 3 अरब 50 करोड़ रुपए मांग लिए, समरी अरसाल कर दी गई है। इससे पहले भी एक पॉइंट पर पानी को स्टोर करने के लिए जो है वो एक मंसूबा बनाया गया, उस पर अब अच्छी तरह से काम भी शुरू कर दिया गया है। फाइनली हम देख रहे हैं कि पानी को महफूज बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इरफान, कितना ज़रूरी है ये मंसूबा? ना ये वाकई बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप पानी को स्टोर करें। हमें वाकई पानी का बहुत इशू है, हम बारहा ये कह चुके हैं, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह, ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह जो है वो आए रोज़ डाउन होती जा रही है। आप देखें लाहौर शहर के अंदर जितने भी बड़े बड़े ट्यूबवेल जो पानी निकालने के लिए लगाए गए थे, उनकी अगर आप सालाना एवरेज देखें तो वो 4 से 5 फुट जो है वो नीचे डाउन होते जा रहे हैं। दोबारा से बोरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम कई ऐसे सरकारी जो ट्यूबवेल्स हैं उनको कवर करते हैं कि वो बंद हो गए, तो पता चलता है कि वो उनका जो पानी का फ्लो है वो नीचे चला गया है और उसकी वजह से दोबारा से उसकी बोरिंग होगी, दोबारा से बोरिंग के बाद वो पानी निकालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पानी का सतह के लेवल जो है वो कम होता जा रहा है और पानी हम ज़ाया बहुत कर रहे हैं। आप देखिए बरसात इतनी शदीद हुई, उसमें जितना पानी होगा हम उसको तमाम का तमाम पानी जो है वो ज़ाया कर देंगे, नालों में चला जाएगा, नालों के बाद वो जाके समंदर में जाके मिल जाएगा दरियाओं से होता हुआ। उसको स्टोर करने का हमारे पास आज तक हमने पास तरीका इसका बनाया ही नहीं था। पूरी दुनिया में आप भी विजिट कर चुके होंगे, ग्रीन बेल्ट्स एक रिवायत है कि जी रोड के या तो बराबर होती हैं या तो उससे डाउन होती हैं, डाउन होती हैं। और हमारे यहाँ आप देख लें उल्टा ही सिस्टम है, आपको कोई रोड ऐसी नजर नहीं आएगी जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स का लेवल जो है, तो उससे क्या होता है, बारिशी पानी आपका सारा जाया हो जाता है। अना इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इन चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए कि आपके पास जो ग्राउंड थे, अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में हमें बहुत से ऐसे ग्राउंड नज़र आते थे जहाँ पे बरसाती पानी इकट्ठा होता था, वो पानी ज़ेरे ज़मीन जाता था, पानी का लेवल ठीक रहता था। अब क्या होना शुरू हुआ कि जब से ये डेंगू आया तो उसके बाद जो हमारे पास ग्राउंड थी वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा होता तो मीडिया भी शोर करता था, जो उसके साथ साथ हुकूमत जो थी वो भी फौरी इसी चक्कर में पड़ जाती थी कि डेंगू का मच्छर ना यहाँ पे पैदा हो जाए, इस वजह से वो पानी निकाल दिया जाता था और इससे पानी का लेवल कम हो रहा था। हम अगर अब लाहौर में देखें, समनाबाद का डूंगी ग्राउंड इसी हवाले से मशहूर थी कि वहाँ पे जब पानी इकट्ठा होता था तो वो ग्राउंड काफ़ी भर जाती थी पानी के साथ और वो पूल एक बन जाता था जिसमें, और बड़ा अच्छा आपके पास वो एक जरिया है पानी स्टोर करने का, तो आप इस तरह की डूंगी ग्राउंड्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो भी आ सकते हैं। लेकिन अब अगर ये वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाने का फैसला किया गया तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आप देखें लॉरेंस रोड के ऊपर पहले बनाया गया, कि अभी सिर्फ ये मंसूबा है, इस पर साल लग जाए, आप अगले साल तक भी देखेंगे अभी इस मंसूबे पर काम देखें। हमने 3 साल में, ये गवर्नमेंट जब शुरू में कंटेनर पर थी तब ये बातें करती थी कि हमने पानी को संभालना है, पानी के लिए बड़े इकदाम करेंगे। जब से ये आई गवर्नमेंट तो उसमें 3.5-4 साल होने वाले हैं, तो उसमें अभी तक एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉरेंस रोड पे हमें नज़र आया, जिसमें जो साबिक दौरे हुकूमत में भी ये प्लान था कि आप तमाम जो बड़े बड़े जो वाटर स्टोरेज के प्लान जो हैं वो टैंक्स जो हैं वो अंडरग्राउंड बनाएं, बरसाती पानी वहाँ पे इकट्ठा हो, उसको हम इस्तेमाल करें। इसी का ये एक शाखसाना था कि चलें जी, अब देखना ये इस मंसूबे पर किस तरह से काम होगा। ब्रेक लेंगे फिलहाल, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद।
प्राइवेट स्कूलों को यकसा निसाब के साथ इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों के अलावा स्कूलों में पहली ता 5वीं जमात की इजाफी किताबें पढ़ाने की इजाज़त दी जाएगी। और मेरे चेहरे पे ये जो मुस्कुराहट देख रहे हैं, इरफान साहब ने अभी ब्रेक पे आने से पहले बड़े मुनफरिद अंदाज में कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। इरफान साहब क्या कहेंगे? ना देखें, मुझे वही बातें याद आ जाती हैं इस गवर्नमेंट की। जब ये कंटेनर पे होती थी तो कहती थी कि यकसा निसाब तालीम जो हम देंगे कि एक अमीर का बच्चा भी वही पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी वही पढ़ेगा। और उसके लिए अब जब ये यकसा निसाब जो है इसका उन्होंने नोटिफिकेशन किया तो इसके ऊपर भी बड़ा वावेला गवर्नमेंट ने मचाया कि हमने जी देखे कमाल कर दिया, हमने अपना वादा पूरा कर दिया। लेकिन कल जो एक ये नोटिफिकेशन निकाला गया, सर्कुलर निकाला गया कि इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सरकारी निसाब के साथ साथ अपनी मुख्तलिफ किताबें जो हैं वो भी पढ़ा सकते हैं। इसका क्या मकसद हुआ कि अगर आपने यकसा निज़ाम तालीम रखना है तो जो गरीब का बच्चा पढ़ेगा वही अमीर का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्यों इसमें तफरीक डाल रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिसकी हम फीसों की बात करें तो हज़ारों लाखों रुपए में उनकी फीसें हैं, तो वो लोग अब यही करेंगे कि जो गवर्नमेंट का निसाब है उसमें से किताबें जो हैं वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पे इम्प्लीमेंट करा ही नहीं सकते थे और अब खुद ये पॉलिसी राइज कर रहे हैं क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। आप फीसों वाला मामला देख लें, बारहा आप हुकूमत रिट को चैलेंज किया गया, कहीं पर भी कुछ नहीं हो सका। ये प्राइवेट स्कूल माफिया जिसको कहा जाता है ये इस कदर स्ट्रांग है कि जितने भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएं, जितनी भी हुकूमती पॉलिसियां बन जाएं, वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। देखें, इसमें तो यही नजर आता है कि इस माफिया के आगे इस गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए। एग्जैक्टली, घुटने ना टेके होते तो आप इनको बाउंड करते कि भाई जो सरकारी निसाब हम आपको दे रहे हैं वो पढ़ाएं, आप पहली से 5वीं तक कम से कम यही पढ़ा लें, आप हायर क्लासेस की तरफ ना जाएं, आप पहली से 5वीं तक कम से कम ये तो पढ़ा लें। वही नहीं पढ़ाने के ऊपर जो है वो अपना हुकूमत स्टैंड कर पाई और अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप जो हैं वो एक्स्ट्रा निसाब जो है वो पढ़ा सकते हैं। इसमें आप देखें एनओसी की शर्त मशरूत की गई है ना कि आपको एनओसी लेना पड़ेगा बोर्ड से अगर आप एक्स्ट्रा कुतुब पढ़ाना चाह रहे हैं। इस पर भी कोई अमल नहीं होना। देखें, एनओसी ले भी लेंगे ना, ये कोई इशू नहीं है, एनओसी लेना उनके लिए कौन सा इशू है। जहां पे गवर्नमेंट को वो इस घुटनों पे ले आए हैं कि वो मजबूर हो गए नोटिफिकेशन करने का कि आप उसमें आर्ट, फिजिक्स, एजुकेशन, म्यूजिक और लैंग्वेजेस कोर्सेज जो हैं वो करवा सकेंगे, उनकी बुक्स पढ़ा सकेंगे। तो पीछे बाकी रह क्या जाता है? उसमें आपने बाकी जो बुक्स हैं उसको तो आपने ब्राय नाम रखना है। जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन करवा लिया तो एनओसी लेना कौन सा मुश्किल है? कौन सा सरकारी जो डिपार्टमेंट है वो इस माफिया के आगे स्टैंड करेगा कि हमने आपको एनओसी नहीं देना, आप ये बुक्स नहीं पढ़ा सकते? तमाम लोग पढ़ाएंगे। और ये जो बातें की जा रही थी ये सिर्फ बातों की हद तक था कि यकसा निज़ाम तालीम हम लेके आएंगे, और उसकी मिसाल आपने देख ली कि अब गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि तमाम जो सरकारी प्राइवेट इदारे हैं वो अगर निसाब पढ़ाना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो उसके लिए एक एप्लीकेशन दें, एनओसी लें और वो निसाब पढ़ाते रहें। फिर तो अब वो ना रह गया यकसा निज़ाम तालीम। अब वही होगा कि गरीब का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल की सरकारी बुक्स पढ़ेगा और अमीर का बच्चा जो होगा, जो बड़े अफसरान का बच्चा होगा, सियासतदानों का बच्चा होगा, वो बड़े स्कूलों में। सवाल मेरा है इरफान, मुझे बताइएगा, हमारा जो सरकारी स्कूलों का निसाब है, जिस लेवल के हम ख्वाब देखते हैं, मुराद राज साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों का तालीमी मयार यहाँ तक लेके जाया जाएगा, उस मयार का क्या सरकारी स्कूलों का कोर्स है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ना देखिए, सरकारी स्कूलों के अंदर अब जो निसाब दे के आए हैं वो हो सकता है कि इस तरह का, जो अभी मैंने उसको बुक्स वो देखी तो नहीं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जो है वो जारी की हैं, लेकिन हो सकता है वो वैसा हो। लेकिन हमारे पास कोविड में हमारे पास कि हम जदीद सहूलियात, आपने, मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में स्कूलों में लैब्स बनाई गई थी और अब सब चीज़ों को ताले लगे हैं ना। वो बात ठीक है, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि निसाब तो आप दे देंगे, आपके पास टीचिंग स्टफ जो है वो उस काबिल नहीं है कि वो इंग्लिश मीडियम को जो है वो प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर सके, उनको पढ़ा सके। उसके लिए आपको अपना टीचिंग स्टाफ जो है उसको बेहतर करना के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। आप यकसा निज़ाम तालीम कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ बातें होंगी। और अब भी ये आप देखें कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि आपने जो एक्स्ट्रा करिकुलम है जो इसको ऐड कर सकते हैं आप, उसमें चीज़ें जो निसाब के अंदर एक सिर्फ एप्लीकेशन दें, एनओसी आपको गवर्नमेंट स्कूल में आके आपके इदारे के अंदर आके देगी और जाके आपसे कहेगी कि आप पढ़ाएं। चेक एंड बैलेंस रखने का भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। अब मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं ना, इनकी भी कैटेगरीज हैं। जितने बड़े लेवल के एक कैटेगरी के प्राइवेट स्कूल हैं उनका अपना निसाब है, निचली सतह के जो स्कूल हैं, गली मोहल्लों वाले प्राइवेट स्कूल हैं,
वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट्स का सिलसिला हम शुरू करेंगे और सबसे पहले जी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका प्लान है कोई मोबाइल खरीदने का, नया मोबाइल आप खरीदना चाह रहे हैं, मार्केट में कौन सा मोबाइल किस कीमत पर अवेलेबल है। Vivo V9 मोबाइल है पहला मोबाइल हमारे पास और इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूँ जी। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 29,999 रुपये में, यानी 30,000 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल Vivo Y12 मोबाइल 20,999 रुपये इसकी कीमत है। Vivo Y15 मोबाइल 25,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद Vivo Y30 मोबाइल 27,999 रुपये, यानी 28,000 रुपये में ये मोबाइल आप खरीद सकेंगे। जी तो नाज़रीन, ये तो थे मोबाइल रेट्स जो कि आपने जान लिए। और अभी आपको बताते चलें जी, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी जो है वो रिलीज़ होने जा रही है। शॉर्ट फिल्म है, अदाकारा साहिबा और अदाकार जॉन रैम्बो की ये शॉर्ट फिल्म है आम, जो कि कल रिलीज़ होने जा रही है। तो इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, ट्रेलर आपके साथ शेयर करते हैं, उठा सकते हैं। आप जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। हमें आज सब्जियों की कीमतें बता रहे हैं हसनैन, जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। हसनैन बताइए, कौन सी सब्जी किस कीमत पर अवेलेबल है। सब्जी मंडी में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो सरकारी नरखनामे में और सब्जी मंडी से जो मिलने वाली सब्जियां हैं उनकी कीमतों में काफ़ी तजाद पाया गया है। और जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो सब्जियां उनको सब्जी मंडी से मिल रही हैं वो महंगे दामों मिल रही हैं, और जो वो सब्जियां आगे फ़रोख्त कर रहे हैं, जाहिर सी बात है महंगी सब्जी मिलेगी तो वो महंगी ही बेचेंगे। और सरकारी नरखनामों के मुताबिक और ओपन मार्केट के नरखनामों के मुताबिक अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो जैसे कि अदरक की बात की जाए तो जो सरकारी नरखनामे हैं उसके मुताबिक अदरक 310, लेकिन ओपन मार्केट में 360 370 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। आलू की बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक आलू 54 रुपये, लेकिन आलू ओपन मार्केट में 60 से 65 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो प्याज की कीमत है वो 31 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में जो प्याज है वो 60 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह फूल गोभी की अगर बात की जाए तो ओपन मार्केट में जो फूल गोभी है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, लेकिन जो सरकारी नरखनामे है उसके मुताबिक जो गोभी की कीमत है वो 83 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च की अगर बात की जाए तो 67 रुपये सरकारी नरखनामों के मुताबिक, लेकिन ओपन मार्केट में 100, 110 और 120 तक मिर्च जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी खीरा फार्मी की, तो खीरा फार्मी जो है उसकी जो कीमत है सरकारी नरखनामों के मुताबिक वो 52 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो खीरा है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर की, तो जो टमाटर की कीमत है वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 47 रुपये से 50 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 65 से 70 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए जी लहसुन हरनाई की, तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक 205, लेकिन ओपन मार्केट में 310 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह मेथी की अगर बात की जाए तो सरकारी नरखनामों के मुताबिक जो मेथी है वो 187 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन जो मेथी है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए मटर की कीमत की, तो जो मटर की कीमत है सरकारी नरखनामों के मुताबिक वो 217 रुपये फ़ी किलो है। जो दुकानदार कह रहे हैं कि उनको जो मटर हैं वो 260-70 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं, और जो फ़रोख्त हो रहे हैं ओपन मार्केट में वो 310 और 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए टिंडे देसी काले की, तो जो काले टिंडे हैं देसी वो 160-170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। जो भिंडी की बात की जाए तो वो 140 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह अगर बात की जाए गाजर चाइना की, तो जो गाजर चाइना है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। और अगर करेलों की कीमत की बात की जाए तो वो 160 से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो ये जो कीमतों में तजाद पाया गया है, इसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार परेशानी के आलम में है, बल्कि जो ग्राहक हैं वो भी बहसो मुबाहिसा में पड़ जाते हैं और शिकवा करते दिखाई देते हैं। जी तो ये तो होगा ही, जब सब्जियों की कीमतें होंगी दुकानदारों से रेट कम कराएंगे ग्राहक, और दुकानदार कहेंगे कि वो मंडी से ही महंगी लेकर आ रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है अगर मंडी से महंगी सब्जी आएगी तो दुकानदार बेचारे कैसे सस्ती दे दें। यानी चेक एंड बैलेंस इंतजामिया ने रखना है, और मंडियों में ही चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा तो लोग परेशान नजर आ रहे हैं, दुकानदार परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये तो सब्जियों की कीमतें थी। मीट रेट्स मेरे पास हैं, आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़ैनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे, बीफ पर केजी यहाँ से मिलेगा 600 रुपये किलो में। बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 706 रुपये किलो में। इसके बाद जी मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1435 रुपये में। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये में।
चिकन की रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 126 रुपए किलो में अवेलेबल है और इसका बना हुआ गोश्त आप खरीद सकते हैं 186 रुपए किलो में। अब आगे बढ़ते हैं, एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूं जी। अगर आप मार्केट में जाएंगे सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं 147 रुपए दर्जन में, 147 रुपीज। रिटेल के बाद होलसेल से खरीदारी करने जाएंगे 2 रुपए की बचत कर सकते हैं, 145 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी आप कर सकते हैं। और गोरमे पे 146 रुपए दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। जी तो नाजरीन, सेगमेंट्स आपने जान लिए, आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। आपको बता देते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं माल के हाल में। जी तो करेंसी रेट्स क्या हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो अदाकारा माया अली के जलवे आपने बड़ी स्क्रीन पर तो देखे ही हैं, बड़े स्क्रीन पर आपने उनको अदाकारी के जौहर दिखाते हुए तो देखा ही है, लेकिन कुछ फ्री टाइम वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एंजॉय कर रही थी। उनके मेकअप आर्टिस्ट के साथ उनकी एक डांस की वीडियो है जो कि वायरल हुई है, आपके साथ भी शेयर करते हैं। एक के बाद जब हम आपको ज्वाइन करेंगे तो जी अच्छे दांतों की सेहत को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और इसका किरदार क्या है इंसानी शख्सियत में, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। स्टूडियोज़ में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे जी। आपके चेहरे की खुशनुमा दिखने में, खूबसूरत दिखने में बहुत ही अहम रोल होता है जी आपके खुशनुमा दांतों का। दांतों की सेहत किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम रूटीन में नज़रअंदाज कर देते हैं। ठंडा गर्म इस्तेमाल करने से, मीठा ज़्यादा खाने से बहुत सारे लोगों को दांतों के मसाइल पैदा हो जाते हैं और वो लोग जिनके दांत उतर चुके हैं उनके लिए ऑल्टरनेट क्या हो सकता है जो सबसे बेस्ट भी हो। बहुत सारे शुगर पेशेंट्स परेशान नज़र आते हैं दांतों की ख़राबी की वजह से और उनके लिए ये मैटर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी हो जाता है जी। तो आज हम दांतों के इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं। असल में दांतों की सेहत को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है, सेहतमंद दांतों के लिए आपको किस तरह से टेक केयर करनी है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अमजद शकील जो कि डेंटिस्ट है। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेहतमंद दांतों का ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है, किस एज ग्रुप से आपको बच्चों के दांतों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए और अगर आप स्टार्ट से ही नहीं ख्याल रखें तो क्या नुकसान होगा? जी देखिए, दांत जो है ना बच्चों में 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं, 5 से 6 माह की उम्र में आना शुरू हो जाते हैं। और मोस्टली हमने देखा है कि जो फीडर लेने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके दांत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं केरीज में। ठीक है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि मोस्टली जो ना फीडर दे दिया, फीडर देने के बाद उसको छोड़ देते हैं, बच्चे ने फीडर लिया, सो गया, और उससे अल्टीमेटली जो है ना उसका एडवर्स फैक्टर आना शुरू हो जाता है बच्चों में। ठीक है ना, आज से अगर हम पीछे चले जाए 20-25 साल 50 साल पीछे चले तो ये जो रूटीन थी ना, फंक्शन था, ये बहुत कम था फीडर वाला सिस्टम। ठीक है ना, तो आज फीडर की वजह से जो है ना वो दांतों में बहुत ज़्यादा जो है ना ये केरीज के चांसेस, और अब तो बच्चे छोटे होते हैं उनमें स्टार्ट हो जाता है, वरना पहले जाके कहीं 10-12 साल की उम्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी दांतों की, अब तो स्टार्ट में ही। अच्छा जी, कुछ बेसिक मैं रूल्स आपसे पूछना चाहूँगी कि हम अपने दांतों की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। एडल्ट्स के लिए, सभी के लिए आपने अपने दांतों की सेहत को यकीनी बनाना है, कौन कौन से ऐसे बेसिक रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने उनको क्लीन रखना है। ठीक है ना, इसके लिए तो सुबह से शाम जो है ना ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और आज जो सिस्टम ये है कि
मीट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हमारी फूड के मेन्यू में शुरू हो गया है, ठीक है ना। उसकी वजह से जो उसके रेशे वगैरह होते हैं वो दांतों के अंदर चले जाते हैं। और लोगों के रूटीन में यही है कि मे बी हम जो ब्रश कर लेते हैं तो उससे दांत हमारे साफ़ होते हैं, नहीं होते, ठीक है। उसके लिए हमें डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके दांत अच्छी तरह साफ़ हो गए, अदरवाइज जो ना वो केरी स्टार्ट हो जाती है। सही। तो इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? प्रॉपर आपकी ब्रश टाइमिंग क्या होनी चाहिए, किस किस टाइम आपको ब्रश करना चाहिए, और इसमें आपके टूथपेस्ट का इंतखाब कितना ज़रूरी है? देखिए, जो मार्केट में टूथपेस्ट आ रही होती हैं वो मुख्तलिफ ब्रांड की होती हैं, ठीक है ना। रूटीन में लोग, हम किसी ब्रांड पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपके टूथपेस्ट पे कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए? फ्लोराइड जो है ना, उसकी अगर मकदार नॉर्मल है, जो हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत बेहतर है, तो वो हम इस्तेमाल करें। अब ये है कि जितने ब्रांड की पेस्टें आ रही हैं, किसी में कम आ रही है, किसी में ज़्यादा आ रही है, वो अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में आ रही हैं। लेकिन आई थिंक कि जो भी पेस्ट इस्तेमाल की जाए, डेंटिस्ट से पूछा जाए कि ये कौन सी पेस्ट हम इस्तेमाल करें, उसी का फ़ायदा होगा। अदरवाइज तो मार्केट में जितनी भी हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 टाइम करना है खाने के नहीं, 3 टाइम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग लोग होते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं। अगर हम सुबह कर लें और रात को सोने से पहले कर दें, दी बेस्ट, ठीक है ना। और इससे काफ़ी हम जो है ना दांतों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। दांतों को प्रोटेक्शन आप इससे दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इशू ये रहता है कि उनके दांतों की पिलाहट हो जाती है, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, आज जिस हम एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं, उसमें आप देख लें कि हर चीज़ में कलरिंग का एक इफेक्ट आ रहा है। और बहुत ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो कोल्ड ड्रिंक है आपकी, ठीक है, टी है, कॉफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप देखें कि अगर कॉफ़ी या टी का कोई डब्बा सा किसी कपड़े पे भी लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको साफ़ करना। और अगर ये आप 3, 4, 5 कप लेते हैं, दिन में ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक्चुअली बात कर रहा है आपके दांतों पे, हड्डी पे, ठीक है ना। तो आस्ता आस्ता उसका इफेक्ट जो है ना वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर इसको प्रकाशन में ये हम जाते हैं कि चाय तो हमने सिप के साथ ही लेनी है, अगर कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं तो आप स्ट्रॉ के साथ ले सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। अगर आपने टी ले ली है तो आप उसको आधे घंटे के बाद या पौने घंटे के बाद आप ज़रा अच्छी तरह अपने दांत को उंगली के साथ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त ब्रश आपके पॉकेट में हो तो आपके साफ़ करें, आप थोड़ा सा उसको तय उसकी ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप या कॉफ़ी या टी ले रहे हैं तो आप अपने दांतों को जो है उसके बाद साफ़ कर लें, ये ज़रूरी है। जी। दांतों का टेढ़ापन जो होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? और फिर बहुत सारे लोग जो ब्रेसेस वगैरह लगाते हैं, उसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है, आप क्या रिकमेंड करते हैं? क्योंकि इससे भी लोगों को दांतों में इश्यूज हो जाते हैं। देखिए, बात यह है कि चेहरे की खूबसूरती का इंसार तो दांतों पे है। आप जब मुस्कुराएंगे तो आपके दांत ही नज़र आएंगे, और अगर दांत टेढ़े हैं तो वो लाजमी बात है अनसाइट नज़र आते हैं, ठीक है। अब दूसरा इसका जो फैक्ट आता है ना, वो ये आता है कि आपके दांतों को केरीज बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। टेढ़ेपन की वजह से प्रॉपरली दांत जो है ना वो साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से केरी जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए जो है ना, जो सबसे बड़ा फैक्टर मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि जो फीडर है वो हमारी जो ग्रोथ होती है, मदर फीड जो होता है ना, उसमें एक्सरसाइज मैंडिबल की होगी, ठीक है, और वो ग्रो करेगा, आपका मैंडिबल ग्रो करेगा। और फाइब्रिक फूड जो हम नहीं लेते, आजकल बच्चे सॉफ्ट डाइट पे आ गए हैं, बर्गर आ गए हैं, लेज वगैरह आ गए, जब मैंडिबल प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा तो दांत तो आएंगे, जो परमानेंट दांत है वो बड़े होते हैं मिल्की टीथ से, उनको स्पेस नहीं मिलती, वो टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, जब मैंडिबल ग्रो नहीं किया। अब इसके लिए जो है ना ट्रीटमेंट फिर कराना ज़रूरी पड़ता है, वो फिक्स ब्रेसेस वगैरह पे आना पड़ता है, तो उसमें जाके उसको वो ठीक हो जाते हैं। अगर वो नहीं हम उसको बेहतर करेंगे तो लाजमी बात है दांतों की केरी स्टार्ट हो जाएगी। सही। तो ये इश्यूज हो सकते हैं आपको। अच्छा जी, अब वो लोग जिनके दांत उतरना शुरू हो जाते हैं बहुत ही यंग एज में, क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, उनकी केयर नहीं करते वो लोग, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही दांतों की। अच्छा, क्या कुछ ये आपके पेरेंट्स से भी, अगर आपको नहीं, पेरेंट्स से कोई बहुत कम रिलेटेड होता है। देखिए, बात सुने, ये एक हड्डी है, ठीक है ना, आपने उसकी सफाई रखनी है, जितनी आप सफाई रखेंगे उतने वो आपके दांत जो है ना, हमने कुछ फैमिली ऐसी देखी है कि जिनके पेरेंट्स जो है ना उनके दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे आगे बच्चों के ख़राब हो गए हैं,
ठीक है ना, जिनके बच्चों के ठीक है, उनके पेरेंट्स के ख़राब है, ये कोई हेरिटेरी, इसका कोई इतना ज़्यादा फैक्ट नहीं है कि हम ये यानी फैमिली हिस्ट्री में नहीं, लोगों ने मिथ्स ही बना रखी हैं। हाँ जी, ये थोड़ा सा और जो गांव में लोग रहते हैं जिसमें हम खारा पानी कहते हैं, उसका थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, उसमें एनेमल प्रॉपर डेवलप नहीं होता। अच्छा जी, जिन लोगों के दांत गिर चुके हैं वो क्या अब आपके पास बड़ी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, बेस्ट ऑप्शन आप क्या रिकमेंड करना? देखिए आजकल जो बेस्ट ऑप्शन आ रही है वो तो सर्जिकल इम्प्लांट आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम साथ वाले दांतों की कोई अपना डैमेज नहीं करते और डायरेक्ट जहाँ से निकला है उसी तरह उसकी स्पेस में लगा दिया जाता है। वो बहुत इजी है। पहले जब ये नहीं था, साथ वाले दांतों से सपोर्ट ली जाती थी, उनको भी डैमेज किया जाता है और उसका इफेक्ट जो है ना अल्टीमेटली 5-6 साल के बाद आना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें यह है कि जो दांत आपका निकल गया। अच्छा, ये आप हर एज ग्रुप के लिए रिकमेंड करते हैं या फिर एक स्पेसिफिक एज जिसमें हम बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, उनको भी ये रिकमेंड करते हैं? डायबिटीज़ अगर तो कंट्रोल है तो उसमें हम चांस ले लेते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के लोग हैं, अब उनको हम ज़िंदगी से पीछे तो नहीं कर सकते जी, आपको कुछ नहीं हम कर सकते। उनके लिए भी अल्टरनेटिव ब्रिज है, पार्शियल डेंचर है, उनको लगा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर चू कर सके। चू करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी ना। अब शुगर वाले पेशेंट हमने देखे हैं, उनके मुँह में दांत नहीं है, वो वैसे वीक हो रहे हैं और दूसरा जो है ना वो खाया नहीं जा रहा, उनको गैस ट्रबल हो जाती है, तो देखते हैं उनके मुंह में दांत ही नहीं है। जब दांत से वो निकलेंगे नहीं प्रॉपर्ली, उसको ग्राइंड नहीं करेंगे, खाना जब तक आपका चबाया नहीं होगा, चबाया नहीं जाए तरीके से जी बिल्कुल हजम नहीं होगा, फिर उसके लिए आप मेडिसिन खा रहे हैं सही, उसको तो वो प्रॉपर तो आपको नहीं मिलेगी ना, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इसलिए वो वीक से वीक होते जाते हैं। अच्छा जी, सर्जरी की जहाँ पर आपने बात की तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्योंकि महंगा इलाज होता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, किसी सस्ती जगह से जाके करा लेते हैं। नुकसानात इसके क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? देखिए जो हमारी पेशेंट के साथ जो डील होती है वो ये होती है कि आप ज़िंदगी के हर शोबे में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन जो मेडिकल है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इसमें अगर आप वीक हैं या इसमें आपको कोई कल खुदा ना खास्ता कोई आपको हेपेटाइटिस बी हो जाता है, सी हो जाता है, जो लो लेवल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है जी बिल्कुल, जो लो लेवल के स्पेस होती है वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे सस्ता इलाज हो जाता है, लेकिन वो महंगी बीमारी लेके वहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ वो चलते रहते हैं। तो हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ना करें, दूसरी जगहों पे आप कंप्रोमाइज़ करें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के साथ इसका तल्लक है। सही। दूसरी चीज़ें हैं उसमें तो आप कंप्रोमाइज़ करके आज आपने कोई सस्ती चीज़ ले ली है, कल को आप महंगी चीज़ ले लोगे, लेकिन लाइफ अगर आपकी बर्बाद होगी तो क्या करें? सही, ठीक है ना, तो इसमें कंप्रोमाइज़ ना करें, इसके अंदर आप अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें, किसी शोबे में भी। बिल्कुल, आपका कोई भी सेहत से रिलेटेड इशू है तो उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। दांतों में ठंडा गर्म लगना एक बहुत ही आम चीज़ है, इसकी वजह क्या है? देखिए दो वजूहात होती हैं। बाज़ लोग जो दांत ब्रश करते हैं ना तो उसकी एंगुलेशन ठीक नहीं होती, उससे क्या होता है कि दांत के साथ जो गम लगा हुआ है वो रिसीड कर जाता है, ठीक है, रिसीड करने से वहाँ पे ठंडा गर्म वो जो अल्लाह ताला ने एक पोर्शन बनाया है जिसको डांपा हुआ है इसके साथ गम के साथ, आपने उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया तो वो डायरेक्ट हिट कर रहा है पानी, एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह जो बनती है वो केरीज होती है, दांत के अंदर सुराख हो जाता है, अच्छा, ठीक है ना, ये मस्ट होता है। दो ही रीज़न है, या वो हमारे पास ये रीज़न है, उसकी वजह से दांतों को ठंडा गर्म लगेगा, थर्ड रीज़न कोई नहीं है, या हम कहेंगे पता नहीं कोई ऐसी हमें बीमारी लगी है जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म लग रहा है, ऐसा इशू नहीं। अच्छा जी, दांतों से ब्लीडिंग जो है वो एक आम जो है वो तासुर है और हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ ये इशू चलता है, उसकी वजूहात क्या? उसकी वजूहात यही है कि अगर प्रॉपर आप दांत साफ नहीं करते तो जो हम सारा दिन लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, उसके पार्टिकल आपके गम के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर आप दांत प्रॉपर साफ नहीं करेंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, गम सूज जाता है, स्वेलिंग जब आएगी तो उसके बाद जो है ना वो आप हाथ भी लगाएंगे तो आपको ब्लीडिंग जो है ना वो होनी चाहिए, लेकिन इट टेक अ टाइम। ये नहीं कि आज आपने खाना या दांत आपने साफ़ नहीं किए तो नेक्स्ट डे आपको जो है ना वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, इट टेक अ टाइम, कुछ टाइम लगता है, ठीक है, फिर वो स्टार्ट लेती है। और फिर उसका सोल्यूशन ये होता है कि अगर प्रॉपर आप नहीं कर सके
फिर वो डेंटिस्ट सर्जन के पास चले जाते हैं, हम उसकी सफाई कर देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि बहुत मीठा खाने वालों के दांत उतर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म चाय या गर्म चीज़ें इस्तेमाल करने वालों के साथ दांतों के मसाइल रहते हैं। ये मिथ्स हैं कि वाकई रियलिटी है? नहीं, थोड़ी सी है इसमें। देखे ना, आप एक से एकदम ठंडा पानी सपोज आपने लिया है, ठीक है ना, आपका ये दांत सेंसिटिव है, ठंडा पानी लिया, उसके साथ ही आपने गर्म चाय ले ली, थोड़ा सा थर्मल चेंज तो आएगी ना, उस पर इफेक्ट तो आता है, उसको भी पता चलता है कि मेरे, लेकिन इसका ये रोल नहीं है कि वो दांत वीक हो गया, ऐसा सच नहीं होता। दांत अपनी जगह पे है, लेकिन उस वक्त जो आपको तकलीफ आई है वो एक सिंपल सी है। अगर आपके दांत में केरीज है तो आपको बहुत ज़्यादा वो फील होगा, ठंडा भी लगेगा, गर्म भी लगेगा, ठीक है, लेकिन इसका उसके साथ नहीं है, क्योंकि दांत की मजबूती दांत की जड़ से है, जो नीचे है, जो रूट है, उसने उसको टाइट किया हुआ है, ठीक है ना। अगर जैसे आपने बात की ब्लीडिंग की, अब ब्लीडिंग से क्या होता है कि गम जो है ना स्वेलिंग होकर वीक हो जाते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन नीचे जड़ों में जाना शुरू, दांत मूव होना शुरू हो जाता है। और खास कर जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा चांस होते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी की अगर स्वेलिंग है थोड़ी सी तो उसमें दांत मूव नहीं करेगा, लेकिन शुगर वाले पेशेंट पे करेगा। अच्छा जी, स्मोकिंग लोग करते हैं, छालिया वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पान का इस्तेमाल करते हैं, दांतों के लिए ये कितनी चीज़ें? ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। बाद लोग कहते हैं जी कुछ भी नहीं होता, हमारे दादी नानी ये खाती है उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ज़माना और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। आप देख लें कितनी हमारे में इम्यूनिटी कम हो गई, ठीक है ना, हमारी बेशक डाइट अच्छी है, प्रोटीन है, लेकिन उसमें इम्यूनिटी नहीं है, उसमें ताकत नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है ना, वो लोग कवर कर जाते थे। आज जो है ना, इसके साथ जो सबसे बड़ा ये जो निकोटीन होती है, ठीक है ना, ये दांत को डैमेज करती है, दांत में केरी स्टार्ट करती है, कैंसर कर देती है। हमने अक्सर लोग देखे हैं जो पान खाने वाले होते हैं या गुटखा खाने वाले होते हैं, उनका मुंह का कैंसर होता है, लेकिन वो फिर भी कहते हैं जी वो सारे खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसको फिर होना है तो फिर उसको तो नहीं रोक सकते। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसका नुकसान है तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्या करे, और वो चीज़ें बेशुमार है जो हमें ले लेनी चाहिए। सही, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके दांतों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है ताकि आपके दांतों की सेहत जो है यकीनी हो। ब्रश आपने प्रॉपर टाइम पे करना है। टूथपेस्ट के इंतखाब में डॉक्टर साहब ने जो चीज़ बताई उसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जी उसकी मिकदार प्रॉपर होनी चाहिए। बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर आप अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग टूथपेस्ट का इंतखाब कर लें तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद कुछ हम बात करेंगे सेहतमंद ज़िंदगी की। सेहतमंद दांतों के बाद सेहतमंद खुराक आपके लिए कितनी ज़रूरी है, इसकी तरफ आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। अच्छी ग़िज़ा और फिर टाइमिंग भी जी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमने तो अपने ही टाइम बनाए हैं खाने के, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी खा लेना है। तो कुछ चीज़ें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मौसम इस तरह का है तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी आजकल वैसे ही जो खाना खा रहे हैं उसको हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर आपके पास कोविड का ख़तरा है, जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, पेट ख़राब होना, बहुत सारे लोग जो है ना वो परेशानी का शिकार रहते हैं। अच्छी खुराक मौसम के लिहाज से, बरसात के मौसम में कौन कौन सी ग़िज़ा का इंतखाब आपको करना चाहिए, आपके खाने का पोर्शन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आज के सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ सेहत चावला मौजूद हैं जो कि हमें ज़बरदस्ती टिप्स देने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ना? ठीक ठाक, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और शहर को देखते एक एनर्जी सी आ जाती है, क्योंकि हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक सी नज़र आती हैं। सेहतमंद ग़िज़ा जो है और फिर मौसम से उसको हम अब रिलेट करें, इस मौसम में बाकी कुछ नहीं खाया जाता, क्यों ऐसा होता है? अच्छा अना, एक दिन हम लोगों ने शो किया था कुछ फ्रूट्स पे, और उस पर हमने ये बात की थी कि कभी सोचें कि कुछ खास फल जो हैं आपके पास, समर्स के फल ज़्यादा होते हैं विंटर्स के फल की निस्बत, वो आपके पास बरसात से पहले क्यों आते हैं? अल्लाह ताला की इसमें बड़ी खूबसूरत सी मसलहत है, हर मसलहत अल्लाह की बहुत बेहतरीन होती है, और वो ये है कि मानसून में बरसात के रीज़न में बॉडी की इम्यूनिटी नीचे जाती है, और जब बॉडी की इम्यूनिटी नीचे जाती है
ही आप इन्फेक्शंस को ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, तो सीजनल फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें मौजूद वो सब वाइटामिन्स, मिनरल्स, वो एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। और ये वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस, आपके पास मानसून में वायरल इन्फेक्शंस ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो हम वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ने के लिए चाहते हैं। और जब हम वायरल इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो साथ हम कोविड की भी बात करते हैं, बिकॉज देन अगेन वो वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले जिस चीज़ का इस्तेमाल मॉडरेशन में एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स पर डे आपने करना है, वो आपने सीजनल फ्रूट्स करना है बरसात के मौसम के लिए अपने जिस्म को प्रिपेयर करें। टाइमिंग्स और पोर्शन आपने अपने खाने के साथ फ्रूट को किस टाइम पे ऐड करना है, ये सम टाइम अगर आपकी मिसमैनेजमेंट हो जाए, आपके खाने के पहले आपने फ्रूट खा लिया, बाद में खा लिया, उससे भी पेट खराब हो जाता है बहुत सारे लोगों का। अच्छा, फ्रूट शुड नेवर बी टेकन एज अ डिजर्ट। डिजर्ट का क्या मतलब है? डिजर्ट कब खाई जाती है? खाने के बाद खाई जाती है। फ्रूट शुड ऑलवेज बी टेकन एज अ स्नैक, एंड फ्रूट शुड नॉट ऑल्सो बी टेकन इन द ब्रेकफास्ट। अक्सर लोगों को ना अनाप बहुत बूस्ट करते सुनती होगी कि मैं नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाती हूँ। आपको हमने एक बार पहले भी बात की थी मैंने और आपने, कि नाश्ते में आपने फ्रूट नहीं खाना है। नाश्ते में आपने फाइबर लेना है, आपने प्रोटीन लेना है। हाँ, किसी कॉम्बिनेशन में ओट मील में अगर हम फ्रूट मिला दें तो वो एक अलग बात है। फ्रूट को आप स्नैक लें, मिड मॉर्निंग लें। ये गर्मियां हैं तो आपका गर्मियों में जो मेटाबॉलिक रेट है वो मजीद स्लो होता है एज कंपेयर टू द सर्दियां। ये अल्लाह ताला की तरफ से कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है। तो आप सुबह के टाइम फ्रूट ले लें, क्योंकि शाम के टाइम आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक मशीनरी वैसे भी स्लो हो रही है। मिड मॉर्निंग स्नैक आप किस चीज को कहते हैं? नाश्ते के 2.5 से 3 घंटे के गुजरने के टाइम को आप मिड मॉर्निंग स्नैक कहते हैं। खाने के बाद खुदारा फ्रूट मत लीजिए, आप फ्रूट की फायदियत नहीं उठा सकते। खाने में आप फाइबर लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन आपके स्टमक में किसी और प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है। आजकल तो लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, खाने के फौरन बाद मीठा खा लेते हैं और आम का इस्तेमाल लोग ही डिजर्ट छोड़ देते हैं ना, उसकी जगह आम खाना शुरू कर देते हैं। आप अपना टोटल अगर उस टाइम आप फ्रूट ले रहे हैं ना, क्योंकि आपने खाने से अपनी कैलोरी काउंट पूरा कर लिया, आप अपना टोटल कैलोरी बर्डन बढ़ा रहे हैं। और आपको जो फ्रूट शुगर है उसने फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होना है। जो आपने खाने में प्रोटीन लिया है उसने प्यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होना है। हमने प्यूट्रिफिकेशन और फर्मेंटेशन को मिक्स नहीं करना, ये कॉम्बिनेशन ही गलत है। अगर थोड़ी सी ठरक आती भी है फल खाने की तो उसको खाने के कम से कम 45 मिनट बाद खा लें। ठीक है, 45 मिनट आइडियली तो मिड मॉर्निंग। अच्छा जी, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है इस मौसम में, अगर पालक खा रहे हैं, इसके अलावा कोई ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो पेट खराब कर देते हैं। और हम कह रहे हैं सीजनल आपको फल सब्जियां खानी है। अच्छा, उसकी भी मैं रीजन बताती हूँ, क्योंकि इस टाइम हमारे पास इम्यूनिटी कम होती है। जिन लोगों का गट खास करके वीक है, जब हम लोग वेजिटेबल बहुत ज्यादा खाते हैं ना, वेजिटेबल में होता है फाइबर बहुत ज्यादा। जब आप फाइबर जरूरत से ज्यादा रहते हैं, अच्छा, इट इज डिफिकल्ट फॉर दी स्टमक टू डाइजेस्ट फाइबर। मॉडरेशन में लें तो बहुत अच्छा है। अब जिन लोगों का गट थोड़ा बहुत वीक होता है ना, या जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जब वो बहुत ज्यादा फाइबर लेना शुरू कर देते हैं, ये भी मैंने आपके पास ही बैठ के बात की है कि नाश्ते में सब्जी नहीं लेते हैं, ठीक है? तो जब जरूरत से ज्यादा फाइबर लेंगे, गट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आंतों के लिए मुश्किल हो जाता है और आपको डायरिया हो जाता है। इसका भी बेस्ट तरीका यह है आपके पास कि आप रात के खाने में लीफी वेजिटेबल्स ना लें बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, और नाश्ते में ना लें, ठीक है? और ऑल्टरनेट करते रहें अपने सब्जियों को। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप बहुत हाई फाइबर वेजिटेबल्स लें। आप किसी दिन, जरूरी नहीं आप हर वक्त लीफी लें, कभी माड़ू लें, कभी आप लौकी लें, कभी आप जो है आलू की सब्जी भी ले सकते हैं आप मॉडरेशन में, ठीक है? किसी दिन आप पालक ले लें। और आपने रोज जरूरी नहीं है सब्जी खानी है, लेकिन हफ्ते में 3 से 4 बार तो आपकी मील होनी चाहिए। सही, 3 से 4 बार हफ्ते में होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो वेट कम करना चाह रहे हैं, ये मौसम, इसमें वेट बहुत जल्दी कम होता है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नुकसानदेह भी है ये मौसम अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं। इसमें से सही बात कौन सी है? अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, वेट कम करने के लिए आइडियल मौसम सर्दियां होता है। और सर्दियों में एक्चुअली वेट मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आराम से कम होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आराम से कम होता है। सर्दियों में एक्चुअली मैंने जब भी अपना वेट खींचना हो ना, मैं प्रॉपर जो है वो, यानी जब कभी हो जाते हैं ह्यूमन एरर ज्यादा, नवंबर दिसंबर का इंतजार करती हूँ। अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि सर्दियों में बाहर से सर्दी होती है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि जिस्म के अंदर हरारत हो, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को बढ़ा देता है ताकि जिस्म के अंदर हरारत हो, गर्मी हो। उस वजह से सर्दियों में बार बार भूख लगती है। अब स्मार्ट इंसान कौन है? स्मार्ट इंसान वो है जो उस वक्त उस बॉडी के सिग्नल को कंफ्यूज करके जरूरत से ज्यादा हर वक्त नट्स मंच नहीं करेगा और हर वक्त पराठे मंच नहीं करेगा। कि सर्दी, मेरे अक्सर क्लाइंट्स इतने मजे की बातें करते हैं, आपको पता है सर्दियों में गर्म खुराक अच्छी है, इसी सर्दियों में हम पाए और निहारी का नाश्ता करते हुए ओ मेरे खुदाया, ये वाली गर्म खुराक। तो आपने उस टाइम अच्छे वाली कैलोरीज का, अगर आप मॉडरेशन से चलेंगे सर्दियों में, यू हैव माई वर्ड, आप ऐसे वेट लूज करेंगे। और गर्मियां इज
आइडियली नॉट द राइट मौसम एंड मानसून स्पेशली फॉर डाइटिंग, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। वैसे तो मैं डाइटिंग के अगेंस्ट हूँ, मैं हेल्दी ईटिंग कहती हूँ, और जब भी आप हेल्दी ईटिंग करते हैं इम्यूनिटी आपकी लो नहीं हो सकती, लेकिन फास्ट वेट लॉस आपके पास सर्दियों में होता है, गर्मियों में नहीं होता। सही, तो ये अच्छा। और आजकल वाले मौसम में अगर आप अपना कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से डाइट प्लान कोई बना लेते हैं तो पानी की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं हम अपनी खुद ही अपने खाने में, डिनर में, लंच में वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि जिनका हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा होता है। आज के मौसम में अगर आप लोग अपना कोई डाइट प्लान बनाना चाह रहे हैं, बेस्ट क्या है? बेस्ट तो आपके पास ये है कि नाश्ते में आप फाइबर और प्रोटीन मॉडरेशन में इंक्लूड कर लें, और उसके बाद प्रोटीन का इंटेक जो है वो कट डाउन कर लें। यानी नाश्ते में किसी भी तरह प्रोटीन इंक्लूड कर लिया, अंडों की फॉर्म में इंक्लूड कर लिया, किसी दिन थोड़े से भुने गोश्त की फॉर्म में साथ नॉन ग्लूटेन आटे की रोटी के साथ इंक्लूड कर लिया, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आपने इंक्लूड कर लिया। मिड मॉर्निंग मील में 1-2 फ्रूट सर्विंग्स रख लीजिए, शाम के टाइम थोड़े से नट्स रख लीजिए, दोपहर के टाइम जो है आप कोई भी स्मूदी, क्योंकि आपने हाइड्रेटेड रहना है, ठीक है, स्मूदीज को ऑल्टर करते हैं, और स्मूदीज की अच्छी 250 ml जो है वो आप सर्विंग ले। रात के टाइम जो है आप फिर थोड़ा सा हल्की सी छोटी सी रोटी ले सकते हैं, थोड़ी सी प्रोटीन सर्विंग ले सकते हैं। मूंग दाल जो होती है आपके पास, क्योंकि इस टाइम आपका जो गट होता है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इम्यूनिटी कम होती है, मूंग दाल इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट ऑन द स्टमक। तो रात के टाइम कद्दू का सूप ले सकते हैं, कद्दू का सूप बहुत मजे का होता है, किसी भी रेस्टोरेंट के सूप से ज्यादा अच्छा है। आप रात के टाइम दाल का सूप ले सकते हैं। पानी का इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा रखें, और दिन की एक मील को अच्छी दही की स्मूदी से जरूर रिप्लेस रखें, क्योंकि दही आपके पास बेस्ट हाइड्रेटर होती है, उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होती है, तो इट कैन बी एन आइडियल मील प्लान। आप खाने के साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, खाने के साथ आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने छाछ पे बात की थी तब भी हमने बात की थी कि आप खाने के बीच में अगर मैं जिंदगी में किसी ड्रिंक की इजाजत दूंगी तो मैं छाछ की इजाजत दूंगी। सही। अच्छा जी, अब आपने ड्रिंक का जिक्र किया तो मुझे ये बता दें बेस्ट ड्रिंक कौन सी जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, क्योंकि ड्रिंक्स जब भी जिक्र आता है तो उस पर फिर शुगर लेवल तो हमारा कहाँ पहुँच जाता है वो तो हमें पता ही नहीं होता जी। वेट लॉस जो लोग कर रहे हैं और डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, इस मौसम के लिहाज से ही बेस्ट ड्रिंक कौन सी है? मैंने पहले भी बात की थी, मैं भी बात करी हूँ, छाछ, बटर मिल्क आपके पास, हमने पूरा आयुर्वेदिक लस्सी जिसको कहते हैं उस पर शो किया था, तो जो लोग चाहें वो आपके चैनल से यूट्यूब करके उसको निकाल भी सकते हैं। छाछ आपके पास बेस्ट ड्रिंक है, दिन में 2 से 3 ग्लास लें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। और अगर आप सत्तू लेते हैं वो भी बेहतरीन है, लेकिन सत्तू का कैलोरी कंटेंट ज्यादा होता है, उसकी एक सर्विंग में 300 से ऊपर कैलोरीज होती हैं, तो अगर आप सत्तू लेते हैं आपने उसको पूरे दोपहर के खाने की जगह लेना है। कुछ लोग टेस्ट कॉन्शियस बड़े होते हैं, ये वाली चीजें पसंद नहीं करते हैं और उनको कोई बड़ी जबरदस्त सी ड्रिंक चाहिए होती है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, अगर आप किसी दिन मैंगो की लस्सी बना लेते हैं, ठीक है, और आप उसमें चीनी नहीं डालते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि एक तरफ आपने मैंगो की लस्सी रखी है, एक तरफ आपने पराठा और कबाब आपने तल के रख दी है, बाद आप मैंगो भी खा रहे हैं। हाँ, आप फिर खाली अपनी जो मील है उसमें मैंगो की लस्सी लेंगे। जैसे मैं अपनी तरफ से अपने दोपहर या रात के, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा टेस्ट करूं कि मुझे लगे मैं आइसक्रीम शेक ले रही हूँ, अब मैं 3-4 खुबानियां लेती हूँ, मैं दही लेती हूँ, मैं शहद लेती हूँ, मैं बादाम डालती हूँ, और वो बन जाता है रेस्टोरेंट का एक शेक, और वो हेल्दी होता है, लेकिन उसके साथ मैं और कुछ नहीं खाती और वो मेरी पूरी मील होती है। यानी आपने सिर्फ वही लेना है। ये मैनेज करना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बारिश होती है तो फौरी तौर पर हम कोई फ्राइड चीजें बनाने लग जाते हैं, ऐसे होता है, और हर घर में ये चीजें होती हैं। मुझे बताएं, ये जो फ्राइड चीजें हैं क्या कितनी क्वांटिटी में आप खा सकते हैं? मना अगर आप बिल्कुल करेंगे तो लोगों ने कहना है कि जी सुबह सुबह सब कुछ खाने से मना कर देते हैं। अच्छा, इस इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करना सीखें, और क्योंकि मैं कंट्रोल करती हूं तो मुझे ये बोलने का हक है कि आप इसको कंट्रोल करना सीखें। मोर ओवर, आपके अपने चीट डेज होने चाहिए, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें जिस दिन आप थोड़ी सी तल वल की चीजें खा लें, लेकिन डेली बेसिस पे मैं ये एथिकली और कैसे मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप तली चीजें खाएं, क्योंकि तलने के बाद आपके पास खाने में जो फैट्स बनते हैं ना, ट्रांस फैट्स, हमारे जिस्म में उनको हजम करने के एंजाइम ही नहीं है, तो वो बॉडी के लिए एक इलीगल चीज है। आपने चीट डेज रखे और उन पे जिस दिन बारिश हो गई उस दिन चीट डे कर लिया, अगले दिन से फिर आप अच्छी रूटीन पे आ गए। लेकिन है ना, मैं फिर भी यही मशवरा दूंगी कि अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करें, ये भी नफ्स में काबू के जुमरे पे आता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, और ये बस एक आपकी ना नेचर डेवलप होने की आदत जब डेवलप होने की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा जब आप इस पे काबू पा लेते हैं तो फिर आप उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। अच्छा जी, वेट गेन जिन लोगों ने करना है, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगी। लोग कहते हैं जी रोटी गंदम आप टका के खाएं, 3 टाइम रोटी खाना शुरू कर दें,
क्या वाकई ये ठीक है प्रैक्टिस? अच्छा देखें, गंदम कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है। गंदम किसी को सूट करती है, किसी को सूट नहीं करती, और इसकी वजह कि आपके पास गंदम में ग्लूटेन होती है। इस मौसम में मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि अनलेस एंड अनटिल कोई बंदा बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, कोई दिन में 12 से 14 घंटे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या बाहर का या घर का, तो उसको दिन में 3 बार गंदम खाना चाहिए। बिकॉज अगेन ग्लूटेन हैज दिस एबिलिटी टू मेक यू फील ब्लोटेड एंड मेक यू फील लेजी, और फिर इट हैज अ स्लाइट इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल। दो गंदम कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं ना अना, और आप 3 बार रोटी खाना शुरू हो गए हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर स्टमक टू डाइजेस्ट। देयर आर सो मेनी अदर वेज। आप हेल्दी फैट्स वाली डाइट ले सकते हैं, जिसमें आपके पास एवोकाडो आ जाता है, जिसमें आपके पास नट्स आ जाते हैं। आप वही प्रोटीन जो वेट लॉस में सर्विंग के लिए 3 आउंस रखते हैं, वेट गेन में सर्विंग के लिए आप उसको 8 आउंस पे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये 3 बार पराठे और 3 बार रोटियां खाना, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, एक तो आपका वेट गेन सिमेट्रिकल नहीं होगा। वो लोग जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, अच्छा वो आपने क्वेश्चन पूछा, उनको मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आप खा रहे हैं तो आपने बॉडी वर्कआउट भी करना है। अच्छा। ताकि फैट जो है वो आपका गेन सिमेट्रिकल तो हो ना, वो आपका वांटेड मसल लॉस हो, वो ये ना हो कि वो बेढंगा ही आपका जो वेट है वो पुट ऑन हो ही जा रहा है। सही। और इसके लिए एज भी मैटर करती है? एब्सोल्युटली एज भी मैटर करती है। अब 25 के बाद जो है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड है, वो स्लो होना शुरू हो जाती है, वो आपकी गिरना शुरू हो जाती है। मैं ये कहूंगी कि आज से 10 साल पहले जिस तरह मैं बगैर सोचे कभी फ्राइज की प्लेट खा लेती थी, मुझसे अब नहीं खाई जाती। बॉडी आपको खुद बताती है कि आई एम नॉट रिएक्टिंग द सेम वे। और हमें से अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अब तो जरा सा भी खाऊं तो कंपैरेटिवली ज्यादा पुट ऑन होता है, कुछ साल बाद हमारी ये कंप्लेन बढ़ जाएगी। तो आपने अपनी एक्टिविटी लेवल को देख के, अपनी एज को देखते हुए अपने खाने की सिलेक्शन का चॉइस करना, और ये कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली, अगर हम माइंडफुल ईटिंग करें ना, और हम सोचें कि हमारी बॉडी हमें क्या सिग्नल दे रही है, और सबसे ज्यादा खूबसूरत ज़ाब्ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया कि भूख रख के खाओ। हमारा जो सैटिस्फैक्शन सेंटर है, जो हमारे हाइपोथैलेमस में, ब्रेन के हिस्से में सेंटर है, जो बताता है कि पेट भर गया है, वो 20 मिनट्स बाद किक इन होता है, पेट के एक्चुअल भरने के बाद। भूख रख के खाना खाएं, आप यू विल फील हेल्दी। अच्छा जी, अच्छी डाइट आपको मेंटली एक्टिव रखने में क्या किरदार अदा करती है? समटाइम हम देखते हैं आप खाना खा लेते हैं, आप लेजी रहते हैं, तो वो बाकी आपकी डाइट से रिलेटेड ही कुछ? बिल्कुल मजे का सवाल है। वो आपके खाने के ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड से रिलेटेड है। आपके खाने में कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, उससे रिलेटेड है। अच्छा। जब हम वो खाने लेते हैं ना, जब हम जंक फूड लेते हैं, चीज ना मुझे पता था, हमें ना मेरे ख्याल से सुनने वालों को, आई एम श्योर मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होगी। जब ना हम जंक फूड लेते हैं ना, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जितनी तेजी से वो एक शुगर ऊपर जाता है, इसको कहते हैं शुगर क्रैश, उतनी तेजी से नीचे भी आता है, उसके बाद नींद बड़ी आती है, आप स्लो फील करते हैं। यूजुअली जब हम वो खाने लेते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर होता है, जंक फूड और ये तले खाने, तो आपका शुगर एकदम से नीचे डिप करता है। जब शुगर नीचे डिप करता है, ब्रेन यूजेस ग्लूकोज फॉर एनर्जी, आपका मूड भी डिप करता है, ठीक है, आपके एनर्जी लेवल्स भी डिप करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, ये सब चीजें भी डिप करती हैं। फिर जब आप बहुत ज्यादा फैट वाला खाना ले लेते हैं, फैट की जो एम्प्टिंग होती है वो आपके मैदे से बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो चीजें आपको बर्डन करती हैं। चलें जी, ये बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन ने हमारे साथ शेयर की है। आपके लिए कौन सी ऐसी डाइट है जो कि बेस्ट है? काफ़ी सारी चीज़ें हमने शेयर की हैं, अब आपने अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करना है और अपने लिए डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, किस वक्त खाना है, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात आपसे करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।